हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन टेस्ट 4। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ बेरियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.5 मोलर HCl टू रिएक्ट कंप्लीटली। तो स्टूडेंट ये कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे एंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन द मिक्सचर इज अप्रोक्सीमेटली। हमें परसेंटेज किसका डिटरमाइन करना है? कैल्शियम ऑक्साइड का। तो स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्साइड का हमें परसेंटेज डिटरमाइन करना है। तो देखिए क्या रहेगा, सबसे पहले तो देखिए बेरियम ऑक्साइड है और हमारे पास मिक्सचर में कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, राइट? HCl के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट हम यहां लिख सकते हैं MEq ऑफ BaO प्लस MEq ऑफ CaO, right, which is equal to MEq of HCl. Now student, it is a weight upon equivalent weight, right, into 1000 ml में, वॉल्यूम हमारा ml में रहेगा, प्लस सिमिलरली वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इंटू वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 1000 एंड क्या गिवन है हमें? मोलरिटी। तो हम यहां लेंगे स्टूडेंट मोलरिटी N1, N फैक्टर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। HCl के लिए N फैक्टर 1 रहेगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू, वेट कितना दिया है हमें? 10 ग्राम मिक्सचर। तो स्टूडेंट एक का x मान लेते हैं और एक क्या है? 10 माइनस एक्स। तो एक काम करते हैं, हम बेरियम ऑक्साइड का यहां पर 10 माइनस एक्स ले लेते हैं एंड कैल्शियम ऑक्साइड का x पुट करेंगे। 10 माइनस एक्स, बेरियम ऑक्साइड BaO का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 153। तो 153 डिवाइडेड बाई N फैक्टर, बेरियम की वैलेंसी कितनी? +2, प्लस वेट कितना है स्टूडेंट? x, इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम ऑक्साइड का दैट इज द 56, मॉलिक्यूलर वेट ना 40 + 16 एंड N फैक्टर 2 रहेगा इनटू 1000 इक्वल टू मोलरिटी हमें HCl की गिवन है 2.5 एंड वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू ml। तो स्टूडेंट यहां से हम x कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप यहां से x कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो अप्रोक्सीमेट ये आएगा 5.26 x की वैल्यू। और x क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। हमें परसेंटेज भी उसी का ही पूछा है, परसेंटेज भी हमें किसका पूछा है? कैल्शियम ऑक्साइड का। तो स्टूडेंट 5.26 अपॉन 10 इंटू 100, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? 52.6, योर आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक मिक्सचर है कैल्शियम क्लोराइड का एंड NaCl का जिसका मास गिवन है 4.4 ग्राम। तो फिर से यहां मिक्सचर है, राइट? तो सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू प्रेसिपिटेट, ओके। तो ऑल द कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयंस एज अ कैल्शियम कार्बोनेट सो ऑब्टेन इज हीटिंग। तो स्टूडेंट एक चीज देखिए, आप जितनी भी रिएक्शन करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो यहां पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा? CO2। हमें गिवन है कि भाई जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कितना है? 0.56 ग्राम है, गिवन है हमें ये। नाउ ये हमें गिवन है स्टूडेंट 0.56 ग्राम, राइट? अब वो कह रहा है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम इसको NaCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं स्टूडेंट, देन इट मेक CaCl2। क्या बनाएगा? CaCl2 प्लस Na2CO3। देखिए बन गया सोडियम कार्बोनेट, जो उसने बोला है CaCl2। अब स्टूडेंट यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 100 ग्राम होगा, नो डाउट 100 ग्राम होगा।
मोल्स कितने आएंगे, तो 100 मॉलिक्यूलर वेट है, मोल्स 1 है, और यहां पर कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, कितने मोल है, वो भी 1 मोल है। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन रहा है, वो भी 1 मोल बन रहा है। यानी स्टूडेंट तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई MEq ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू किसके होगा, कैल्शियम ऑक्साइड के, एंड ये किसके इक्वल आ गया, कैल्शियम क्लोराइड के, कैल्शियम क्लोराइड के। तो स्टूडेंट यहां पर अगर हम बात करें तो ये 1 मोल है, 1 मोल है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी कितना है, 1 मोल, और ये मुझे कितना दिया हुआ है, 0.56 ग्राम। तो इसका अगर हम मोल कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.56 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 56, यानी 0.01। तो 0.01 कैल्शियम ऑक्साइड में कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा, 0.01 मोल, नो डाउट स्टूडेंट, ये भी वही आएगा। अब 0.01 मोल आ गया मेरे पास, 0.01 मोल आ गया स्टूडेंट, 0.01 मोल मेरे पास कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब हम क्या कहेंगे, कैल्शियम क्लोराइड कितना है, इसका अगर मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज द 111। तो अब आप कहेंगे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मास है कैल्शियम क्लोराइड का, आप कहेंगे सर 111। तो 0.01 में कितना होगा, तो स्टूडेंट 1.11 आ जाएगा, किसका मास आ गया, कैल्शियम क्लोराइड का। मुझे किसका पूछा है, NaCl का परसेंटेज, तो मिक्सचर के अकॉर्डिंग यहां 4.4 है, तो NaCl का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर NaCl आ जाएगा 4.44 माइनस 1.11, तो ये आ गया स्टूडेंट 3.33। अब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, 3.33 अपॉन 4.44 इंटू 100, तो स्टूडेंट आपका आंसर कितना आ जाएगा, 75%। ये सिचुएशन इसमें रहेगी स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, देखेंगे स्टूडेंट। The equivalent weight of MnSO4 is half of its molecular weight when it is converted to, कह रहे हैं MnSO4 किसमें कन्वर्ट होगा कि इसका इक्विवेलेंट वेट हाफ होगा इसके मॉलिक्यूलर वेट से। तो स्टूडेंट यहां पर अगर हम रिएक्शन करते हैं तो देखिए यहां पर Mn2O3 MnO2 है, तो यहां पे इसकी वैलेंसी कितनी है, +2। नाम से ही लग रहा है हाफ अगर मुझे करना है, इसका मतलब ये डबल में जाएगा, तो डबल कितनी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, +4। कितनी पॉसिबिलिटी होगी, +4। तो स्टूडेंट यहां +4 के अकॉर्डिंग अब आप देख सकते हैं एन फैक्टर कितना होगा, 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा। अब आप कह देंगे सर इट इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnSO4 डिवाइडेड बाई 2, हो गया हाफ। तो किसकी वजह से आया, MnO2। अगला क्वेश्चन, एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्टूडेंट एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास्ड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। आफ्टर द कंप्लीशन रिएक्शन द सॉल्यूशन वाज इवेपोरेट टू ड्राइनेस, the solid calcium carbonate was completely neutralized with, अब स्टूडेंट ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉल्यूशन में कंप्लीटली न्यूट्रलाइज विद HCl CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो रहा है। देन वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो स्टूडेंट इसका वॉल्यूम हमें डिटरमाइन करना है, नॉर्मेलिटी मुझे गिवन है 0.1 नॉर्मल। अब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या दिया हुआ है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप देख सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए मैं यहां फिर से लिख सकता हूं MEq ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू MEq ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू MEq ऑफ HCl, इक्वल हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे MEq
एन फैक्टर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो एन फैक्टर 2, 50 ml, 0.5 मोलैरिटी। एमईक्यू बेसिकली नॉर्मेलिटी के रेस्पेक्ट में लेते हैं ना, इसलिए हमें एन फैक्टर रिक्वायर्ड होगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। नाउ स्टूडेंट वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है और हमें 0.1 इंटू हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द 500। ml में है तो ml में ही आएगा, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब बातें की है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। इफ इक्वल वॉल्यूम KMnO4 एंड K2Cr2O7, इक्वल वॉल्यूम है, ले लेते हैं KMnO4 है, Fe2 प्लस के साथ रिएक्शन करेगा इन एसिडिक मीडियम। तो ये स्टूडेंट मैं इसको स्पेक्टेटर आयन के अकॉर्डिंग रिमूव कर लेता हूं। मेरे पास रिएक्शन आ जाएगी Mn2 प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O। नेक्स्ट K2Cr2O7 है स्टूडेंट, तो Cr2O7 2 माइनस को अगर हम रिएक्शन कराएंगे Fe2 प्लस के अकॉर्डिंग एसिडिक मीडियम, तो यहां प्रिपेयर होगा 2Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O। तो हमें पूछा है कि इक्वल वॉल्यूम में सॉल्यूशन अलाउड टू ऑक्सीडाइज Fe2 Fe3 एसिडिक मीडियम, Fe2 ऑक्सीडाइज विल मोर बाई KMnO4, मतलब Fe2 प्लस किससे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। तो स्टूडेंट अगर मैं बैलेंसिंग करता हूं तो ये +5 होगा और ये +2 है ये, तो अपोजिट के अकॉर्डिंग यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, बैलेंस कर लेंगे। और यहां पर स्टूडेंट 1 का मल्टीप्लाई होगा, जबकि Cr में यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो हमारा 6 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई होगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर 5 और यहां 6, तो क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट, मोर बाई K2Cr2O7। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी है ना स्टूडेंट, पोटेशियम ही होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, पोटेशियम। नेक्स्ट, when a manganous salt is fused with mixture of KNO3, मैग्नस मतलब स्टूडेंट हो गया Mn2 प्लस, राइट, अस में +2 वैलेंसी लेते हैं। मिक्सचर है KNO3 विद NaOH, स्टूडेंट बेसिक मीडियम है NaOH, तो कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कितने में चेंज होगा। तो स्टूडेंट आपको पता होगा, ये हम डी ब्लॉक में पढ़ते हैं कि अगर एल्कलाइन मीडियम होता है, एल्कलाइन मीडियम, तो उसके रेस्पेक्ट में मोर स्टेबल वैलेंसी कितनी होती है, 6 प्लस। MnO4 2 माइनस एल्कलाइन मीडियम में मोर स्टेबल होता है, और MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में। तो आप देख सकते हैं कितनी वैलेंसी का आ रहा है, 6, यानी Mn चेंज +2 2 +6। 7 के बाद नेक्स्ट 8। In the reaction IO3 minus SO2 4H2O I2 SO4 8H plus कोफिशिएंट SO2 का पूछा है, तो स्टूडेंट हम डायरेक्टली यहीं से कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ये देखिए वाटर तो वैसे ही बैलेंस कर दिया उसने, I2 है तो यहाँ 2 लगा लेते हैं, नो डाउट। अब 2 लगा दिया स्टूडेंट, तो अब आप बैलेंस कर लीजिए ऑक्सीजन को, तो यहाँ 6 और यहाँ 2, 8 और 4 कितना हुआ 12, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ 4 है, तो 12 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट यहां पर, तो उसके रेस्पेक्ट में देखिए क्या रहेगा, कितना आ जाएगा, 3 के रेस्पेक्ट में 12 हो गया, और यहां पे देखिए सारी चीजें बैलेंस हो गई। एक बार 3 हम यहां भी लगा लेते हैं, तो फिर से देखिए 6 और यहां पे 6। एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम अपने मेथड से ही कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो IO3 माइनस किस में जा रहा है, I2 में,
और SO2 किस में जा रहा है स्टूडेंट? SO4 टू माइनस में। तो यहां देखिए, अगर मैं आयोडीन के रेस्पेक्ट में कहता हूं तो +5 वैलेंसी है और यहाँ 0 रहेगी, और यहाँ सल्फर के रेस्पेक्ट में कितना रहेगा स्टूडेंट? +4 और यहाँ रहेगा +6, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा? 5 का आएगा। तो 5 का डिफरेंस आएगा तो इधर 5 का मल्टीप्लाई और अपोजिट साइड 2 का मल्टीप्लाई। तो एक तरीके से मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 5, राइट। तो हम मेथड से कर लेंगे, इससे क्या रहेगा? इजी होगा, मीन्स टाइम कम लगेगा आपको। तो हमारा डायरेक्टली आंसर कितना आ गया? 5। नेक्स्ट, साई स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो नोड है, नोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। दैट मीन्स कहां रहेगी? नोड पर। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी 2s ऑर्बिटल इन द फॉलोइंग ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट 2s एनर्जी कहां डिक्रीज करेगी? तो एक चीज बताइए आप, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज। क्या करेगी स्टूडेंट? डिक्रीज करेगी। तो साइज आप देखिए, यहां पे साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम का बढ़ेगा, सोडियम देन पोटेशियम, देन योर आंसर इज 1। साइज बढ़ेगा, एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा 2s की एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि उसके आगे और भी ऑर्बिटल्स आते जाएंगे ना स्टूडेंट। तो एनर्जी 2s की क्या होगी? कम। नेक्स्ट 11, nucleus of an atom can be assumed to be a spherical. The radius of the nucleus mass number is a। तो स्टूडेंट मुझे रेडियस दिया हुआ है, वो भी न्यूक्लियस का, विद द मास नंबर दैट इज द 1.25 10 टू पावर -13 a की पावर 1/3। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये कि मुझे मास नंबर भी दिया हुआ है 64। तो स्टूडेंट यहां पे मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट कर सकता हूं 1.25 10 टू पावर -3 एंड 64 की पावर 1/3। तो ये मेरा आ जाएगा स्टूडेंट, और यहां पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1.25 -3, तो इसका रूट क्यूब लेंगे हम, 4 आ जाएगा, है ना। ये आ गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। नाउ रेडियस ऑफ एटम गिवन है मुझे 1 एंगस्ट्रॉम। रेडियस ऑफ एटम गिवन है, कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम है। तो रेडियस ऑफ एटम स्टूडेंट मेरे पास 1 एंगस्ट्रॉम है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ही पूछा है ना। तो स्टूडेंट वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब, ये न्यूक्लियस के लिए, 4/3 पाई आर एटम के लिए। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा स्टूडेंट। तो रेडियस न्यूक्लियस का कितना है? आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.25 इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 4 पंजे 20 2 8 5 इंटू 10 टू दी पावर -30 डिवाइडेड बाई एटम 1 एंगस्ट्रॉम है। तो स्टूडेंट यहां मुझे यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसको भी सेंटीमीटर में लेंगे, 1 इंटू 10 टू पावर -8 का होल क्यूब, ये रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा। यहां कर देते हैं हम 125, और ये आ गया 10 टू पावर -39, राइट, अपॉन 1 इंटू 10 टू पावर -24। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट 39 को, तो ये कितना आ जाएगी पावर? आप देख सकते हैं यहां से 125 इंटू 5 1 -15, और इसको 1.25 कर देंगे स्टूडेंट, तो 13 पावर आ जाएगी, यानी 4th इज द राइट आंसर। नाउ 12 क्वेश्चन।
पूछा है स्टूडेंट के एनर्जी है, प्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी है, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन रेस्पेक्टिवली गिवन है। आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बताना है एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक ये रिलेशन होता है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और एम का अगर हम रिलेशन निकालते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू रूट काइनेटिक एनर्जी, और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। मतलब आप ये देख लीजिए कि भाई दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, और जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट 13, the statement is not correct for the periodic classification if element is। तो स्टूडेंट एलिमेंट इज देख सकते हैं आप, विच वन इज इनकरेक्ट। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। यस, नॉन मेटेलिक एलिमेंट आर लेस नंबर, ये भी सही है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट अलोंग अ पीरियड डू नॉट वेरी in a regular manner. Yes student, nitrogen, oxygen and beryllium boron, we know that very well. Now for transition element, d sub cell are filled with electron monotonically with increase in atomic number। नहीं स्टूडेंट, इसमें तो 4s फिल होगा फिर d ऑर्बिटल फिल होगा, राइट। तो d sub cell filled with electron monotonically, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। नाउ 14, आयनिक रेडियाई। तो स्टूडेंट ये जो ग्रुप है ना, ये एफ ब्लॉक का है, मींस एफ सीरीज लेंथेनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज में आयनिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। इसमें आपको कुछ भी डिफरेंट सोचने की या करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए आपको पता है लेंथेनम पहले आता है, फिर सीरियम आएगा, फिर पीएम, फिर बाईजी। सेम वही ऑर्डर रहेगा जो ऑर्डर आपको याद है, जो टेबल में दिया हुआ है। नेक्स्ट, इफ यू आर गिवन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एन एटम ऑफ गैस P, कोई भी गैस है उसका एटॉमिक नंबर Na ले लिया हमने स्टूडेंट, Na है। कह रहा है हाफ ऑफ द एटम आर कन्वर्ट। तो एटम कितना कन्वर्ट हो रहा है, हाफ, यानी Na/2। और एनर्जी कितनी है, डेल्टा H। तो आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, तो 1 एटम की कितनी होगी स्टूडेंट, इतने एटम की डेल्टा H है, तो 1 एटम की कितनी होगी, डेल्टा H अपॉन Na/2। तो ये आ गया 2 डेल्टा H अपॉन Na। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। करेक्ट ईयर है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। इसमें 4 ऑप्शन है, मतलब 1 2 2 3 1 2 3 एंड 1 2 4। तो स्टूडेंट यहां हम देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये बॉन्ड ऑर्डर से आ जाएगा स्टूडेंट, यहां 3 रहेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N 3 रहेगा, तो ये मोर स्टेबल है। इनमें स्टेबिलिटी कम दी जाएगी, यहां पे कम होगा बॉन्ड ऑर्डर, यहां पे 2 माइनस है ना, तो और कम होगा, तो ये राइट रहेगा। बॉन्ड लेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है स्टूडेंट, तो यहां आपको पता है कि H2 माइनस और H2 प्लस और H2, तो H2 में तो सिंगल बॉन्ड होता है, H2 में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो वो तो सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट यहां पे हमारी जो फॉर्मेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, यहां पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा आता है 0.5 इन द केस ऑफ H2 माइनस एंड H2 प्लस, जबकि H2 के केस में कितना आ रहा है 1। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, सही है। तो ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट Cl2O में लोन पेयर की बात की जाए
तो यहां पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के बाहर 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया, मतलब 2 लोन पेयर हैं। XeF2 में कितने होंगे स्टूडेंट? 3। यस 3 होंगे। XeO3 में कितना होगा? 1। तो आप देख सकते हैं कि नहीं, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, यानी कि ये रॉन्ग हुआ। सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, ब्यूटुइन, डाइपोल मोमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग सिस टू ब्यूटीन का ग्रेटर होगा ट्रांस से, ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है। तो उसके रेस्पेक्ट में ये वाला भी क्या होगा? राइट होगा, तो ये राइट है। नेक्स्ट 17 कह रहा है डाइपोल मोमेंट HX का दिया हुआ है, कितना है? 0.76 10 टू पावर -18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि म्यू ऑब्जर्व दे रखा है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दी हुई है, तो स्टूडेंट मुझे म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा Q इंटू आर से। तो Q इंटू आर, आर मुझे दिया हुआ है, तो मुझे ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है, तो मैं यहां भी 1.41 इंटू 10 टू पावर -8 ले लेता हूं। चार्ज, चार्ज लेना है, तो चार्ज के रेस्पेक्ट में ESU में ही यूनिट चाहिए मुझे, तभी तो दोनों कॉमन होंगे, तभी उसी के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ESU में जो यूनिट होती है हमारी, वो होती है 4.8 इंटू 10 टू पावर -10। जो चार्ज होगा वो होगा 4.8 इंटू 10 टू पावर -10। अब हमें परसेंटेज निकालना है, आयनिक करेक्टर पुट कर देंगे, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100 परसेंटेज। अब आप पुट कर दीजिए 0.76 10 टू पावर -18 अपॉन 4.8 इंटू 10 इंटू 1.4 इंटू 10 टू पावर -18। तो ये तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी परसेंटेज आएगी वो आपका आंसर होगा, दैट इज द अप्रोक्सीमेटली 11.7 आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट 18 main axis of the molecular is Z, molecule orbital px py overlap to form which of the following? स्टूडेंट ये थोड़ा क्वेश्चन एक तरीके से मैं आपको बता दूं कंट्रोवर्शियल है, बट अगर हम अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाते हैं देन योर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्योंकि स्टूडेंट यहां पर देखिए जेड एक्सिस है, तो ये देखिए ये पीजेड है और एक दूसरे मॉलिक्यूल का बीजेड है, तो ये आपकी डायरेक्टली ओवरलैपिंग करेंगे, राइट? नो, इसमें कोई इशू ही नहीं है। अब यहां पर px और py, और यहां भी देखिए आप px और py, राइट? तो देखा जाए तो यहां पर स्टूडेंट px और py जो रहेंगे, देखिए अब इसमें दो सिचुएशन है, एक तो ये कि px और py कैसी ओवरलैपिंग करेंगे? पार्शियली, यानी पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो हम कह सकते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन इसमें एक ये है कि ओरिएंटेशन प्रॉपर है या नहीं है, ये इसने कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो इसलिए आपको कुछ बुक्स में आंसर नो बॉन्ड विल बी फॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। वो इसलिए स्टूडेंट, अब मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि भाई मेरे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है, राइट, अब दूसरा मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, मैंने यहां पे उसको क्या ले लिया, ये देखिए यहां पर हमने क्या किया, यहां px ले लिया, यहां py ले लिया, राइट? अब ये बताओ ये px इससे ओवरलैपिंग कर पाएगा क्या? पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना ये वाली पॉसिबिलिटी, इसलिए नो बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं प्रॉपर वे में बना देता हूं ओरिएंटेशन px py, तो उसके रेस्पेक्ट में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल राइट आंसर आएगा, राइट? नेक्स्ट 19 क्या पूछा स्टूडेंट? इन विच पेयर ऑफ आयंस बोथ आर स्पीसीज कंटेन एसएस बॉन्ड। एसएस बॉन्ड किस में होगा ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पर एक तो H2O3 2 माइनस है, इसको कहते हैं हम थिनिक एसिड, और एक है S4O6 2 माइनस, इसे कहते हैं डाइथिनिक एसिड। दोनों के रेस्पेक्ट में एसएस बॉन्ड आएगा, एसओएस बॉन्ड नहीं बनेगा।
जबकि आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ SOS बन सकता है, यहाँ बन सकता है SOO परऑक्साइड लिंकेज, लेकिन फर्स्ट में ऐसा नहीं होगा, यानी वहां पर आपका हमेशा क्या आएगा, SS बॉन्ड। नेक्स्ट 20, परऑक्साइड आयन क्या है, हैज कंप्लीटली फिल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डाईमैग्नेटिक, हाँ डाईमैग्नेटिक तो होगा स्टूडेंट, है ना, बॉन्ड ऑर्डर 1, यस, वो सिंगल बॉन्ड O होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। तो स्टूडेंट यहां पर परऑक्साइड आयन क्या है आपका, बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1:1, नो डाउट, ठीक है ना। तो आपकी यहां पे क्या करेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट, 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, और वो कौन है, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज इनटू डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो भी क्या होगा, आपका डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। तो अगर मैं यहां कंपैरिजन करता हूं तो देखिए ये सब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, जबकि यहां कार्बन ऑक्सीजन है, तो ये यहां पे पोलैरिटी की वजह से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज हुई, तो डाइपोल मोमेंट कैसा हो गया, हाईएस्ट हो गया स्टूडेंट। नाउ 22, a gas cylinder has 370 gram of oxygen at 298 Kelvin and 30 atmospheric pressure. If the cylinder was heated up to 348 Kelvin, the valve were held open until the gas pressure was 1 atm and the temperature remained 348 Kelvin. What mass of oxygen would escape in this condition? तो स्टूडेंट यहां आप देख सकते हैं कि मुझे पूछा है मास ऑफ ऑक्सीजन कितना एस्केप होगा। तो पहले काम करते हैं हम, हमें यहां पर क्या चाहिए स्टूडेंट, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, मास गिवन है ऑक्सीजन का, वॉल्यूम गिवन नहीं है। तो हम पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रेशर 1 atm के अकॉर्डिंग है 30 atm, तो यहां पे हमारा वॉल्व सेम है तो वॉल्यूम सेम होगा, सिलेंडर सेम है। तो हम करते हैं वॉल्यूम इक्वल टू nRT अपॉन P। N स्टूडेंट क्या है, मास, ऑक्सीजन का 370 और मॉलिक्यूलर वेट 32, R 8.314 ले लेते हैं, नहीं प्रेशर हमें एटीएम में दिया हुआ है, इसलिए हम यहां पे R की वैल्यू लेंगे स्टूडेंट 0.0821, टेम्परेचर 298 केल्विन है और यहां पर प्रेशर कितना है 30 एटमॉस्फेयर। तो यहां से वॉल्यूम आएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे ना तो वॉल्यूम आएगा। जब वॉल्यूम आएगा तो वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट 9.4 लीटर। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेशर कितना है 1 atm हो गया, वॉल्यूम कितना आया 9.4, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 348। तो यहां से स्टूडेंट मोल आ जाएंगे, तो मोल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप, नो इशू। तो ये ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 0.33। अब मोल आ गए स्टूडेंट, तो इसको किस में कन्वर्ट करना रहेगा, मास में, मास पूछा है ना मुझे, तो 0.33 इंटू 32 ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया स्टूडेंट 10.6 ग्राम। मुझे कितना ऑक्सीजन गिवन है 370, कितना एस्केप हुआ 10.6, तो कितना रिमेनिंग होगा स्टूडेंट, ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 4 और यहां 9 6 राइट, और ये 3 सॉरी ये 5 आएगा 359 पॉइंट समथिंग राइट, 359 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 359 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट 23, 200 ml फ्लास्क हैविंग ऑक्सीजन 220 mm एंड 300 ml फ्लास्क नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट यहां से एक चीज तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, यानी कि दोनों ही अनरिएक्टिव गैस हैं, और दोनों ही अनरिएक्टिव गैस होने की वजह से क्या होगा, अनरिएक्टिव गैस होने की वजह से डाल्टन्स लॉ फॉलो होगा,
डाल्टन्स लॉ फॉलो होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो मेरा जो टोटल प्रेशर है यहां पे हम ले सकते हैं टोटल जो प्रेशर है वो आ जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना इसलिए V1 प्लस V2, बस सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट। 220 इंटू 200 प्लस 300 इंटू 100 अपॉन 500, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, टोटल प्रेशर आ जाएगा आपका, और वो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा आप सॉल्व करेंगे तो 148 आ जाएगा mm में। नेक्स्ट 24, equal mass of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 degrees centigrade. The fraction of total pressure extended by oxygen. टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में पूछा है कितना होगा, तो टोटल प्रेशर हम P मान लेते हैं, इक्वल मास है तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, देखिए पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू P टोटल प्रेशर है ना, तो हम पहले x निकालते हैं, तो x क्या आ जाएगा, इक्वल मास है तो मास इक्वल है, ऑक्सीजन की बात करेंगे 32, मास इक्वल है मीथेन गैस का 16 हो जाएगा और ऑक्सीजन का ये आ गया ना स्टूडेंट, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/32, m तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1/32 1/16, तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 1/32 अपॉन 32, तो 1 + 2, तो ये स्टूडेंट यहां से ये तो कैंसिल ही हो गया, आपका 3 आ गया, ये 3 आ गया स्टूडेंट XO2। नहीं स्टूडेंट कुछ गलत हुआ है यहाँ कैलकुलेशन में, एक बार फिर से देख लेते हैं। 32 ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन का कितना है 32, ओके, मीथेन का 16 है, कंटेनर 25, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, तो XO2 आ गया मेरे पास, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सटेंडेड बाय ऑक्सीजन, ओके ओके, टोटल प्रेशर का एक्सटेंडेड पूछा है स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे 3 के रेस्पेक्ट में XO2, नहीं स्टूडेंट 3 तो नहीं आएगा, ऑक्सीजन का मोल हुआ मास अपॉन 32 प्लस M16, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 32, 1 + 2 32, ये अरे स्टूडेंट 1/3 आएगा ना, ये सही कर रहे हैं 1/3 आएगा, मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा होता ही नहीं है, तो वैसे ही 1/3 है। तो स्टूडेंट अब आप देखिए कितना आ गया, XO2 आ गया 1/3, टोटल प्रेशर P है, लीजिए आपका आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट है 25, इन अ मिक्सचर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन द PCO2 0.4 ATM, यानी कि स्टूडेंट पार्शियली प्रेशर दिया हुआ है CO2 का 0.4 और टोटल भी दिया हुआ है ना 2 ATM, परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि मोल फ्रैक्शन, तो स्टूडेंट PCO2 इक्वल टू XCO2 इंटू P टोटल, तो XCO2 इक्वल टू कितना आ गया, PCO2 0.4 अपॉन टोटल 2, तो ये आ गया स्टूडेंट 0.2, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20% आ गया CO2, तो हाइड्रोजन का कितना आएगा 20 है तो 80 हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट 26, क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, स्टूडेंट ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन की हम बात करें तो आपको ये तो पता ही है ना स्टूडेंट, लो टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर अगर है तो उस केस में आपकी ऑर्थो हाइड्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होगी कंपेरिजन दैट ऑफ पैरा, तो पहला ऑप्शन है ऑर्थो के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन, सही है स्टूडेंट, ऑर्थो में सेम डायरेक्शन रहती है। सेकंड कह रहा है ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन पैरा हाइड्रोजन एम्बिएंट कंडीशन, यस स्टूडेंट ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर 75% पैरा, गलत हो गया, 75% क्या होती है ऑर्थो, थर्ड गलत है।
द टू फॉर्म हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट। तो ये भी सही है। तो स्टूडेंट हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो उसके अकॉर्डिंग 1, 2 और 4 राइट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट 27, 10 सैंपल वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट देखिए 10 सैंपल वॉल्यूम का मीनिंग हो गया कि आपका 22.4 लीटर में कितना मास है H2O2 का, 68 ग्राम। तो 10 लीटर में कितना होगा, 68 इंटू 10/22.4, तो ये आएगा स्टूडेंट 30.36 ग्राम पर लीटर। अब 100 ml में कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1000 लीटर है ना, तो 1000 ml में 30.36 ग्राम है, तो 100 ml में कितना आ जाएगा, तो स्टूडेंट 3.036% आ गया, यानी कि ये भी राइट है। अब वो कह रहा है नॉर्मेलिटी बताइए, तो नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे आप 30. सेकेंड एंड 4, राइट। एंड नेक्स्ट वन है हमारा वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी और चाहिए स्टूडेंट हमें, मतलब 10% तो नहीं है, 2 तो आ गया। अब नॉर्मेलिटी, हाँ तो स्टूडेंट हम एक काम करते हैं, इसका ये दिया हुआ है, पहले मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो 3/34 और वॉल्यूम 100 ml हो गया, राइट। ऊपर 1000 ले लेते हैं ml के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया 30/34। अच्छा नॉर्मेलिटी लेंगे स्टूडेंट, तो इसको 17 ले लेंगे, तो 30/17 आ गई नॉर्मेलिटी। तो ये कितना आ जाएगा, 1.786 के अराउंड आ जाएगा स्टूडेंट, राइट है ये भी, मतलब तीनों ऑप्शन राइट है, 2, 3, 4 ये राइट है। नेक्स्ट 28, which of the following statement about hydrogen is incorrect, is incorrect, which of the following statement about hydrogen is incorrect, मतलब इसमें करेक्ट पूछना है या इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट, इन अलग है करेक्ट अलग है, राइट। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज अ कैटायन इन एनाइन सॉल्ट, पॉसिबल है, H+, H- कभी रिएक्ट नहीं करता। दूसरा हाइड्रोनियम आयन H3+ एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, ये सही है, H3O+ फ्रीली सॉल्यूशन करेगा, ये तो नहीं होगा स्टूडेंट, नहीं रिएक्ट करेगा। H+ कैसे करेगा, H+ हमेशा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रिएक्ट करता है। डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तो एक्ट करता है स्टूडेंट, मेटलर्जी में हमने पढ़ा है ना, TiO2 को भी, बस मतलब नॉट बोला है ना, यानी कि ये स्टेटमेंट इसका गलत है। हाइड्रोजन हैज देयर आइसोटोप ऑफ विच ट्रिटियम इज द मोस्ट कॉमन, नहीं मोस्ट कॉमन कहां है, ट्रिटियम तो रेयर है, रेडियो एक्टिव है, यानी कि एक ही ऑप्शन राइट है स्टूडेंट, बी। 28 के बाद 29, पॉलीफॉस्फेट आर यूज्ड एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट बिकॉज दे आर, तो स्टूडेंट पॉलीफॉस्फेट आपको याद है, ये होता है NaPO3 का होल 6। और पता है इसकी खास बात क्या है, कि इसका जो कॉम्प्लेक्स है ना कैल्शियम या मैग्नीशियम का, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, सॉल्युबल, कैसा है, कैटायनिक स्पीसीज के अकॉर्डिंग सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट 30, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी इन एल्कली मेटल, तो स्टूडेंट ये तो ऑनवर्ड्स क्या करेंगे, डिक्रीज करेगी ना। लिथियम की आयनाइजेशन, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रूबिडियम। तो इसमें तो ऑर्डर डिक्रीज ही होगा ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा हमसे, तो इसमें तो कोई सेकंड थॉट है नहीं, ये तो डायरेक्टली क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा स्टूडेंट, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें हम तो यहां पे राइट आंसर आपका ये रहेगा। 30 के बाद 31। Solubility of metal halide depend on their nature. Lattice enthalpy and hydration enthalpy individually ions. Amongst fluoride of alkali metal, the lowest solubility LIF in water is due to स्टूडेंट हाइड्रेशन। देखिए लैटिस एनर्जी अगर ग्रेटर है हाइड्रेशन से तो वो मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल होगा। वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो आप देख सकते हैं लैटिस एनर्जी अगर हाईएस्ट है तो वो कैसा होगा, लोएस्ट सॉल्युबिलिटी। नाउ 32 क्या बोला है उसने, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एल्कली। तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा है, बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, NaOH के साथ, और क्या बना लेता है स्टूडेंट, या तो कॉम्प्लेक्स बना लीजिए आप BOH का होल 4, राइट, एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट 33 सिंथेसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्वे अमोनिया प्रोसेस। तो कह रहे हैं कि रिकवरी जब हम करते हैं NH4Cl की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, CaCl2 NH3 प्लस H2O, ये बनता है स्टूडेंट। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है आफ्टर अमोनिया के अलावा बाई प्रोडक्ट। नाउ 34 जोन रिफाइनिंग मेथड मोल्टन जोन contain impurity, contain purified metal and contain more impurity than the original metal। तो स्टूडेंट जो जोन रिफाइनिंग होता है, जोन रिफाइनिंग जो हम करते हैं उसमें हमारी जो इम्प्योरिटी है, ठीक है ना, जो हमारी इम्प्योरिटीज रहती हैं स्टूडेंट, उसमें इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग तो क्या होती हैं वो मोल्टन फॉर्म में, और जो हमारा मेटल है वो क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि भाई कंटेन मोर इम्प्योरिटी देन द ओरिजिनल मेटल। तो उसके रेस्पेक्ट में हम कह देंगे कि भाई हमारा जो मोल्टन जोन है, मोल्टन जोन, तो वो इम्प्योरिटी के लिए हाइयर होगा कंपैरिजन दैट ऑफ ओरिजिनल मेटल, कंपैरिजन उसके में, राइट। Which of the following purest form of commercial form of iron, wrought iron है स्टूडेंट, purest form है 36। The most active metal are extracted from their ore by the reduction of, कह रहा है जो मोस्ट एक्टिव मेटल है, मोस्ट एक्टिव मेटल कौन कौन सी है, सोडियम है ना, ये सारी मोस्ट है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारी मेथड है। तो इनको हम एक्टिव कहां से करेंगे स्टूडेंट, कहां से इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस। LiCl है, NaCl है, MgCl2 है, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू एक्टिव मेटल के हैलाइड से उनको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट। प्योरेस्ट जिंक इज मेड बाई, प्योरेस्ट जिंक बोल रहा है तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग करते हैं हम, तो इम्प्योर मेटल जिंक के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो जो इम्प्योर मेटल होगा स्टूडेंट वो ऑक्सीडाइज होगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, एंड Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पर क्या बना लेगा, प्योर, ये प्योर बन जाएगा। नेक्स्ट 38 हमें बोला हुआ है कि भाई द एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ BaCl2 एंड BaCl2.2H2 आर गिवन। स्टूडेंट ये दोनों अलग अलग हैं, राइट, मतलब BaCl2 सॉलिड, इसको एक्वस में रखेंगे हम तो ये बन जाएगा BaCl2.2H2O एक्वस। इसकी एंथैल्पी है 20.6, 20.6 है, राइट, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 20.6 है। उसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं नेक्स्ट
कि यहां पर सेकंड कौन है, BaCl2.2H2, और इसको भी एक्वस में रखेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या बना लेगा, BaCl2.2H2O एक्वस बन गया। यस, हमें पूछा क्या है, एंथैल्पी, मतलब हमें ये पूछा है इस रिएक्शन के लिए। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए आप समझ सकते हैं यहां पर कि मुझे इस रिएक्शन को, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो मुझे फर्स्ट माइनस सेकंड करना पड़ेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड। अब स्टूडेंट यहां पर क्या है कि मुझे ये जो एनर्जी दे रखी है, तो देखिए यहां पे एक चीज और है, वो ये कि आपको जो एनर्जी गिवन है, आप देख सकते हैं आपको जो एनर्जी दे रखी है, तो ये दोनों मुझे तो प्लस में दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, है ना। अगर मैं दोनों को प्लस के रेस्पेक्ट में लेता हूं स्टूडेंट, और यहां पर 88 ले लेता हूं, और फिर मैं 1 से 2 को माइनस करता हूं, तो ये आ जाएगा 20.6 माइनस 88, ये 88 ही है स्टूडेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। 20.6 एंड 88 किलो जूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें शायद करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो अगर मैं 8.8 कर लेता हूँ स्टूडेंट, तो उसके रेस्पेक्ट में मेरा यहाँ पे आएगा 8, और ये आ जाएगा 1 और 11.8, लेकिन ये भी यहाँ देखा जाए तो प्लस में आ रहे हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है करेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे शायद ये एंथैल्पी -20 होगी और ये प्लस होगी, तब जाके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैचिंग हो सकता है हमारा। अगर ये माइनस है तो ये देखिए आप, मैंने 1 से 2 को माइनस किया है, तो ये माइनस होगा, राइट। और ये माइनस, ये क्या है आप देख सकते हैं, प्लस में होगी 88, तो माइनस, तब आप देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 492, मतलब -29.4, तब पॉसिबल है आंसर। तब कब होगा, जब माइनस में मुझे फर्स्ट, वैसे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट एक्वस है और सेकंड एनर्जी भी 88 रहेगी, तब पॉसिबिलिटी है ना। तो स्टूडेंट मैं इसको करेक्ट आप कर सकते हैं, या मैं देख लेता हूं, करा दूंगा, राइट। नेक्स्ट 38 के बाद 39, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। तो स्टूडेंट यहां पे आप देख सकते हैं ये 2 मोल के लिए एंथैल्पी है, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। उसने क्या पूछा है, डिसोसिएशन, तो H2 डिसोशिएट हो रहा है, तो 2 के रेस्पेक्ट में अगर आप डिसोशिएट कराएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, है ना। और 1 मोल के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, तो 869.5/2, यानी कि 434.8 प्लस में रहेगा, वो एनर्जी करेगा ना, तभी तो बॉन्ड क्लीवेज होगा, नहीं बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा। नाउ स्टूडेंट 39 के बाद 40, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड। यस, सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेटिस एंथैल्पी पूछा है स्टूडेंट, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो मुझे लैटिस एंथैल्पी पूछा है, तो एंथैल्पी लैटिस इक्वल टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की एंथैल्पी कितनी है 4, और हाइड्रेशन की कितनी है, तो ये आ जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, डेल्टा एच सॉल्यूशन, तो माइनस के रेस्पेक्ट में प्लस हो जाएगा 784, तो ये 788 आ गया मेरे पास। 40 के बाद स्टूडेंट 41, NaCl है, राइट, Na प्लस Cl माइनस है, डेल्टा H1 गिवन है, Na प्लस Cl माइनस एक्वस मीडियम में दिया हुआ है, डेल्टा H2 गिवन है। तो पूछा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 - 2, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी ये आ गई। तो हमें पूछा है उसने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दैट इन अ साइक्लिक प्रोसेस,
सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो एंथैल्पी है, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कैसे? स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ये नहीं होगा शायद, ये यहां से शुरू होगा 41, और सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से दैट इन साइक्लिक प्रोसेस, इस तरीके से होना चाहिए और ऐसे ही होगा मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ हीट कैन नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। सेकंड लॉ क्या कहता है कि 100% हीट कंप्लीटली या 100% वर्क नहीं होगा बाय द गिवन हीट। नेक्स्ट 42, इन थर्मोडायनामिक अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कब होगा स्टूडेंट? जब सराउंडिंग और सिस्टम क्या होंगे? इक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों एक दूसरे में क्या होंगे स्टूडेंट? एक्सचेंज। तो प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल, राइट। तो दोनों के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो दोनों क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम, तो वो रिवर्सिबल होगा, नो डाउट। नेक्स्ट है 43, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सिंगल CaCl इन अ पेयर इज गिवन। तो स्टूडेंट वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे, CaCl का वॉल्यूम है 7.014 10⁻⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। स्मॉल एच CS डिस्टेंस पूछा है। तो स्टूडेंट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर मैं क्यूब की बात कर रहा है कि भाई इक्वल क्यूब लेंथ, तो क्यूब लेंथ AQ आ जाएगा ना, तो इसका क्यूब लेना पड़ेगा आपको, इसका क्यूब लेंगे स्टूडेंट, इसका जब आप क्यूब लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.1 कह रहा हूं। Next 44, if an crystal lattice of compound each corner of cube is enjoyed by sodium, तो कह रहा है कोई क्रिस्टल कंपाउंड है, सोडियम है और टंगस्टन है और एक ऑक्सीजन है। कह रहा है ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब इज एंजॉयड बाय द सोडियम। कॉर्नर, तो स्टूडेंट कॉर्नर पे रहेगा तो 8 कॉर्नर पार्टिसिपेट 1/8। एज ऑफ द क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, क्यूब एज पर है, एज मतलब स्टूडेंट 6 एज है, पार्टिसिपेंट कितना रहेगा? हाफ। सेंटर ऑफ द क्यूब 1 रहेगा, तो स्टूडेंट ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 113 NaWO3। ओ, दो ऑप्शन आर सेम, तो स्टूडेंट ये करेक्शन कर लेंगे, राइट। दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, एक ही आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, n गिवन है 1, एक्सरे डिफ्रैक्शन है लैम्डा गिवन है, एंगल गिवन है आपको 45 डिग्री, डिस्टेंस पूछा है। तो स्टूडेंट हमारा रिलेशन होता है n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो d इक्वल टू n की वैल्यू 1, लैम्डा 1.54, राइट। तो नैनोमीटर में आप चेंज कर सकते हैं या मीटर में चेंज कर लीजिए, एंगस्ट्रॉम को बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। 2d तो हमें पूछा हुआ है sin 45, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 ये sin 45 1/√2 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 1.0। ऑप्शन तो सारे वही हैं 1.089, वो बस यूनिट के रेस्पेक्ट में आपको देखना रहेगा, ठीक है ना। तो एंगस्ट्रॉम में है तो आप यूनिट एंगस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सिचुएशन रहेगी। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स।